डॉक्टर साहब, आज विफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें खसूसी अदालतों के क़याम की मंजूरी दे दी गई है। एक कन्फ्यूजन सा है, 48 घंटे रह गए। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन होने वाला है, तो अब देखें 48 घंटे अल्लाह ताला खैरियत से गुजारे। और दूसरी जो बात है वो ये है कि आज काबीना का एक इजलास हुआ और उससे पहले जो है वो जिस शख्स से बात हुई, यानी मीडिया में भी आगे पीछे काबीना कह रखी, उन्होंने कहा कि जी आज जो है वो आर्टिकल 6 आरिफ अलवी साहब पे, खान साहब पे और कासिम ज़ुहरी साहब पे ये तय है, और साथ ही ये है कि वो जमात पे पाबंदी और ये और सारा जो कई दिनों से चल रहा था जी। अब उसमें क्या हुआ खुदा जाने। देखें, या तो बात ना करें, मैं गुजारिश बार बार ये है कि या तो बात ही ना करें, बिल्कुल बिल्कुल बात ना करें, खामोशी इख्तियार करें। वैसे भी खामोशी है तो खामोशी इख्तियार करें, ये अरेंजमेंट जब तक बैठा है ये खामोशी इख्तियार करें। उसकी वजह इतना पैनिक और इतना शोर शराबा हो जाता है उसकी वजह से, और इतनी मुसीबत खड़ी होती है कि वो जो है वो डिस्कस ही नहीं हुआ। अच्छा, अब डिस्कस क्या हुआ है, ये भी एक अजीब सी बात है, इसराइल की मजम्मत। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात जो है वो ये कि जी वो सियाहत और सरमायाकारी के लिए जो लोग आएंगे पाकिस्तान, तो उनसे वीज़ा फीस नहीं ली जाएगी। ये क्या, यानी अगर कोई कहेगा मैं 5 करोड़ रुपए का सरमाया पाकिस्तान में लेकर आ रहा हूँ, या 10 करोड़ रुपए का, या 50 करोड़ का, तो उससे वीज़ा फीस नहीं ली जाएगी। उससे कहा जाए आ जाओ, बाकी तेरे साथ जो होना है वो एयरपोर्ट पे होगा। मतलब उसे भी ये कभी ना ये हुआ है फैसला। दूसरा सियाहत वाला तो चलें समझ में आता है, ये दूसरा सरमायाकारी वाला भी है। तीसरी जो बात है वो ये है कि जो अच्छी खबर आई है वो इसे कता नज़र के क्या मामला हैं। मेरे ख्याल से जो पार्टी के अंदर भी रिजर्वेशंस थी और पार्टी के जो इत्तेहादी हैं, जैसे इस अरेंजमेंट के जो दूसरे पार्टनर्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इस पे रिजेंटमेंट थी, और इस पे MQM की तरफ से भी गालिबन मैं उनको अभी सरकारी या उनको जो ऑफिशियल वर्जन है वो नहीं है मेरे सामने, लेकिन ये कि गालिबन उनकी तरफ से भी थी, बाकी जमातों की तरफ से भी थी, और ख़ुद शायद मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब का नुक्ता नज़र पता ही नहीं चलता कि क्या है, और अब लोग ज़रा बहुत ज़्यादा डिस्कस भी नहीं कर रहे। उनको जाहिर है कि वो सब ठीक है, लेकिन उनका क्या नुक्ता नज़र था, क्या नहीं था, क्या हुआ, उनकी भी एक सोच थी ना इस मामले में, जो इतने दिन भरी में वो रहे हैं। मरीम नवाज साहबा की क्या सोच थी, शहबाज शरीफ साहब की क्या सोच थी, जरदारी साहब की क्या मुशावरत, तो ये पता चले ना उन्हें खामोशी। अब जो लोग इनकी बातें कर रहे हैं वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। मतलब है कि वो तो अच्छी खबर जो है, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ एक बड़ी, लेकिन उससे पहले जरा बुरी खबरें सुन लें ताकि स्वीडिश के तौर पे कोई अच्छी खबर आ जाए बीच में। ये बुरी खबर नहीं है वैसे, ये ठीक खबर है कि अगर वो नहीं हुआ और आगे चला गया तो ठीक है, सियासी तनाव में उससे कमी आएगी, और एक अच्छा मतलब है कि मतलब ठीक है, ये कोई मैं नहीं समझता कि वो गलत फैसला है, मगर इसकी हाइप बनाने की क्या ज़रूरत थी इतनी ज़्यादा। हाइप बना के और फिर उसके बाद वो एक अजीब सा मामला लगता है ना कि ठुस हो गए। फिर मरीम औरंगज़ेब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि होनी यहाँ से चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस काबीना के इजलास के बाद, बहरहाल ठीक है जैसे भी, और उसमें उन्होंने वही पुरानी बातें सारी कहीं। एक जुमला अच्छा था उनको, हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये रियासती प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो ये जुमला ज़रा अच्छा लगा, नया जुमला था। अच्छा, तो बाकी जो है वो और तो कुछ भी नहीं है। और क्या है सियासत में, ये आज हमारे वज़ीर ख़जाना साहब जा रहे हैं शायद चाइना, और शहबाज राना साहब ने 2 स्टोरीज दी हैं इसके ऊपर, मतलब उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून 31 स्लाइड हम दिखा दें कि चाइनीज़ फर्म तो रीनिगोशिएट नहीं करने जा रही पावर प्लांट्स के ऊपर जिसके लिए हम जा रहे थे, ठीक है। और ये उर्दू में भी है, 32 स्लाइड नहीं वो हमारे पास शायद नहीं है तैयार, लेकिन ये उर्दू में भी है और ये इंग्लिश में भी है, ये दोनों अखबारों में है। ये जी चीनी IPPs का कैपेसिटी चार्ज पे नज़रसानी से ये शहबाज राना साहब की स्टोरी है। तो फिर हम वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? अच्छा,
बाकी जो है वो काबीना के इजलास में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है, और वो ये कि पेट्रोलियम नर्क जो हैं, अब ये मैं तो इसको समझने से कासिर हूँ। जाहिर है कि हर आदमी, इंसान इतना ज़हीन भी अब नहीं हो सकता कि हर बात समझ जाए लेकिन ये बात समझने कासिर हूँ, हुकूमत ने कहा है कि जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं अब वो हम डिसाइड नहीं करेंगे, हमें गालियाँ पड़ती हैं। तो ऐसा है कि जो ऑयल की जो कंपनीज हैं, मार्केटिंग कंपनियाँ, वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे ऑयल की कीमत क्या होगी। मतलब है कि मैं नहीं समझ पाया इस बात को। यानी एक कंपनी खुद पेट्रोल की कीमत डिसाइड करेगी, दूसरी दूसरे करेगी, तीसरी तीसरी करेगी, ये क्या है? ये मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये जो 30, ये पता नहीं थी स्लाइड हमने बनाई है कि नहीं, लेकिन ये बहरहाल ये भी एक अजीब व गरीब खबर है, बड़ी अजीब खबर है ये, कि हुकूमती इख्तियार ख़त्म करके ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने का फैसला। अभी हम ब्रेक के बाद दिखा देंगे इसकी स्लाइड भी। अच्छा, और उसके बाद ये कि जो बिल ज़्यादा चले गए थे वो वापस आने थे। वो जो ज़्यादा हो गया था ना, 200 मतलब ज़्यादा यूनिट्स के चार्जेस हो गए थे, तो आज उसकी वजाहत ये भी हुई है कि उसमें काफ़ी अर्सा लगेगा। अभी फौरी तौर पे नहीं हो रहा, मतलब गलती हमसे हो गई है, लेकिन काफ़ी अर्सा लगेगा कि वो वापस मिले लोगों को पैसे। तो अजीब व गरीब सा आज का दिन रहा है। अच्छा, फिर दूसरी लेकिन जो अच्छी खबर, इससे कतई नज़र कि ये किसकी हुकूमत है, कहाँ पे क्या है, सारे ये खबर भी बुरी नहीं है वैसे कि ये फैसला नहीं हुआ और आगे टल गया, और पॉलिटिकल इसके नतीजे में पोलराइजेशन कम होती है, तलखियाँ, तो अच्छा है। लेकिन दूसरी अच्छी खबर है वो बन्नू से आई है, और बन्नू में जो अमन जरगा है वो कामयाब हुआ है, और उसमें जो है वो, अब देखें उसकी कामयाबी की क्या वजह है। अब आप ये देखें, वहाँ से जो खबरें आ रही हैं उसमें कामयाबी की वजह ये है कि सारे वहाँ पे जो लोग और अमायदीन और वहाँ के लोग सारे बैठे, और ये अलीमिन गंडापुर साहब और बाकी सारे लोग बैठे, और वहाँ पे फिर ये मतलब सियासी जमातें भी, दूसरे लोग भी, अमायदीन, उनका अपना एक जो निज़ाम बड़ा अच्छा, उनका अच्छा खूबसूरत निज़ाम है जिरगे का, और ये अमन जिरगा बैठा, और उसमें जो है ये तय हो गया, सारे मुतालबात वगैरह मंजूर हो गए, और उसमें ये वाज़े हुआ उन पे कि जी कोई फ़ौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, बल्कि ये यानी बुनियादी नुक्ता ये था जिसके ऊपर सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था कि कोई फ़ौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, बल्कि एक टारगेटेड ऑपरेशन जिसका जिक्र किया DG-ISPR ने। अच्छा, इन्हीं की DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही वहाँ कोट किया गया कि भाई ये देखें, ये उन्होंने बात की है, और ये जो बात हो रही थी कि फ़ौजी ऑपरेशन, पता नहीं क्या माहौल बना दिया था। मैं तो पहले दिन कह रहा था कि ये तो एक कांस्टेंट होता है फैक्टर, हमेशा हर मुल्क में ये ऑपरेशन चलता है। हाँ, उसका एक थोड़ा सा ऊपर चला जाता है जब दहशतगर्दी बढ़ जाती है, मतलब एक ऐसे चल रहा है। उस दिन जो DG-ISPR ने वो जो दिखाए हैं डॉक्यूमेंट्स, वो जो उन्होंने आदाद शुमार दिखाए हैं, तो क्या वो तो एक टाइम फ्रेम दिखाया है ना उन्होंने, इतने अरसे में इतना हुआ, इतने अरसे में इतना। इसका मतलब एक कांस्टेंट ऑपरेशन चलता रहता है ना, कभी आप पकड़ लेते हैं, कभी कुछ उसमें नाकामी हो जाती है, ज़्यादा आपका जो है वो कामयाबी का चल रहा होता है, ठीक है, और नाकामी भी हो जाती है। अभी गई है ना वो सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर फारिग हो गई है, तो ये नहीं है कि नाकामी होती है, लेकिन कामयाबियाँ भी होती हैं। वो तो बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ होती हैं तो फिर एक नाकामी, लेकिन हमेशा चूँकि ज़्यादा हाईलाइट होती है। तो बात यह है कि वो तो कांस्टेंट है, और उसमें जो बात होने की इतने लोग पकड़े गए, इतने लोग पकड़े गए, वो ना जिक्र भी नहीं आ रहा होता कई दफ़ा। तो एक लोग मामूली सी खबर समझ के छोड़ देते हैं, वो 4 दहशतगर्द पकड़ लिए, वो एक ये हो गया, वो कहते हैं छोड़ो यार, वो असल में बहुत बड़ा कोई उसके पीछे एक प्रॉपर ऑपरेशन चल रहा होता है। तो ये तो हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त है ना सिक्योरिटी के हवाले से। अल्लाह का शुक्र है कि हालात पहले से बेहतर है, लेकिन वो जैसे ऊपर गिर जाता है उसका कि जी फिर ऊपर गया है थोड़ा सा, तो फिर वो दोबारा ये अज़्म इस्तेकाम और एकदम से कि जी ऑपरेशन होगा और कौन लोग हैं और कैसे, एकदम से हमने उसको बढ़ाया उसी तसलसल को, लेकिन वो चलता कांस्टेंट रहता है, चलता मुसलसल रहता है। लेकिन ये कि अच्छा बाहर से कोई ग्रुप एक्टिव हुआ है, कोई गुल बहादुर, ये वो लाना ढिमाकना, तो वो फिर ऐसे तेज़ हो जाता है। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि ये वैसे आम हालात में सब अपना काम धंधा छोड़ के बैठे होते हैं? ऐसे नहीं होता मुल्कों में, ये 24 घंटे जो है ये जो है ये काम हो रहा होता है, और हर रियासत कर रही होती है, और आपस में कोऑर्डिनेशन भी होता है मुल्कों का। 12 तो ये अच्छी खबर आई कि वहाँ पे वो मामला तय हो गया।
तो बाकी ये है कि अब वो चाइना वो उधर गए हैं, इधर ये हुआ है। पीका ऑर्डिनेंस का भी कुछ मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अब इसकी कोई वजाहत होगी, ये ऑर्डिनेंस क्या है, कैसे है, क्या मामला है। मैं अब ये तो इसके तो कई रुख हैं ना, अभी तक तो वजाहत कोई हमें पता चले कि कौन सा। आपको पता है पाकिस्तान में पहला पीका ऑर्डिनेंस के तहत पहला बंदा कौन था? डॉक्टर शाहिद मसूद। और ये हो गया 2015 में, याद हो शायद नाजरीन को, ARY में था उस वक्त अचानक जनाब पता चला शाखावर साहब और जो बाकी वो खिलाफ, फिर फ़ौरन उसको क्लियर किया। वो कोई मेरा एक जाली अकाउंट, अच्छा मैं आराम से बैठे हुए, उसको 0 फॉलोअर उसी दिन बना, तस्वीर लगी और एक ट्वीट हो गया उस पर, और वो केस भी कट इतनी फुर्ती के साथ ही फौरी तौर पर आ भी गया कि डॉक्टर। उसके बाद मैं कहा भाई मुझे पता भी नहीं कि किसका अकाउंट है, कौन है, मेरी तस्वीर लगी हुई है। उन्होंने कहा अच्छा माजरत ख़त्म। मतलब वो FIR वगैरह नहीं कटी, मगर वो एक शोर मच गया कि जी पीका के तहत डॉक्टर शाहिद मसूद। मैंने कहा बस कर दो भाई। लेकिन इशू ये है कि वो तो इसको अब इसकी क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है कि ये जो डिजिटल टेररिज्म का जिक्र है ये किस पैराए में है। देखें जो यानी अब बाउंड्रीज तो ख़त्म हो गई हैं भी और नहीं भी हैं, ठीक है ना। जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं मुल्कों की, वो उससे बढ़ के ये जो टेक है, ये जो 4th रेवोल्यूशन है, अब इसको पसंद करें नापसंद करें, रेवोल्यूशन तो है और ये पूरी दुनिया के लिए है और चैलेंज है। अब इसमें इशू ये है कि बहुत से लोग बहुत से दूसरे मुल्कों के साथ काम कर रहे होते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, वो बच्चा IT में काम कर रहा है और उसका जो यानी वो जिस टेक कंपनी के लिए या किसी फ्रीलांस काम कर रहा है, अब वो कोई अमेरिका का है या कोई फ़र्ज़ करें कोई जो है ऐसा है जिसमें कोई इंडियन CEO है या कहीं से उसको काम आया हुआ है बच्चे को, और वो बच्चा यहाँ काम कर रहा है पाकिस्तान में बैठा हुआ, तो आप उसको कहेंगे कि वो अमेरिका के लिए काम कर रहा है या इसराइल के लिए काम कर रहा है या भारतीयों के लिए काम कर रहा है। मतलब इसकी कोई मतलब होनी चाहिए ना, मतलब इसका कोई पैरामीटर तो होना चाहिए कि सारा फ्रीलांस जो काम बच्चे कर रहे हैं वो बाहर के कंपनीज के लिए कर रहे हैं। भाई मैं फ्रीलांस काम करूँ, फ़र्ज़ कर रहा हूँ, फ़र्ज़ कर, तो मुझे क्या पता कि उस कंपनी का जो डायरेक्टर में उसके जो डिप्टी डायरेक्टर जो है वो इसराइल का है या उस मुल्क का है या उस मुल्क का है, बच्चे तो काम कर रहे हैं सारे। तो ये जो है इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई होना ज़रूरी है भाई कि ये मतलब ये तो सभी गैर मुल्कियों के तहत ही काम होता है, और क्या होता है ये आपका जो फ्रीलांस है। तो इसकी वजाहत बड़ी ज़रूरी है कि इसको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ तो सेंसिबल लोग बैठ के इसके सेंसिबल लोग मतलब कि जिसमें कोई थोड़ा सा बहुत ग्रे मैटर कि इसको एक डिफ़ाइन करें कि ये जो गड़बड़ है ये कैसे है, इसको कैसे अलग करना है उससे जो कि जिस पे पूरी दुनिया चल रही है, फिनटेक पे चल रही है दुनिया, उस पर चल रही है। तो एकदम तो अच्छा उसमें भी इन्होंने ज़्यादा उसको किया मेरा ख्याल है, हाइप क्रिएट हुई, जैसे फौजी ऑपरेशन इसमें भी यकीनन एक थिन लाइन होगी जिसकी वजाहत होगी अभी। लेकिन चूंकि पैनिक इतना फैला दिया है ना कि भाई हम तो डिजिटलाइज कर रहे हैं सारी चीज़ें, हम तो डिजिटलाइज कर रहे हैं ना, अपनी सारी चीज़ें कर रहे हैं डिजिटलाइज और उस तरफ जा रहे हैं, और सारा हमारा जो है वो आगे जाके हमारा डिफेंस और इकॉनमी और सारा का सारा हमारा जो है वो नई टेक्नोलॉजी पे बेस करेगा। तो इन्होंने इतना हंगामा मचा दिया है ये पिछले चंद दिनों में कि वो उसके नतीजे में ऐसा लग रहा है कि कोई जो बात कर रहा होगा, जो कर रहा होगा, उसको उठा के पता नहीं क्या सुकून आराम से, उसका नाम ही इस्तेकाम है, उसका नाम ही इस्तेकाम है कि आपने स्टेबल कर रहे हैं चीज़ों को, डिस्टेबल नहीं करना। इसलिए बराए कर कोई भी इसको डिस्टेबल ना करे।